हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो हम जो है वो शॉर्ट रिवीजन प्लान कर रहे हैं अपने चैप्टर्स की, जिससे हमारा फटाफट केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाए, है ना। और यूजुअली 2 घंटे के अंदर जो है हम कोई भी चैप्टर को खत्म करेंगे। एक दिन में 1 घंटे की क्लास ही हम लगाएंगे और इस तरीके से ज्यादा पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, इसमें कोई ज्ञान नहीं बांटना है, सिर्फ उतना पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है। और हम एग्जाम स्पेसिफिक चलेंगे, बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड ही हमको पढ़ना है। एक क्लास में इन जनरल हम सोचेंगे कि हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ें और अगले में हम सोचेंगे थोड़ा सा सवाल करें, है ना। और साथ साथ भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर सॉल्यूशन। ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके सॉल्यूशन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं पर, और एक होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, केमिकली उनके बीच में रिएक्शन नहीं होती है और वो एक होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन। 2 या ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है, सही आ रहा है? ओके गुड। चलो, तो जिनको ब्लर हो रहा है उनको मीटिंग से एक बार बाहर चले जाना चाहिए और वापस से मीटिंग ज्वाइन करना चाहिए, तो उनको ब्लर नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन की बात हम कर रहे थे, तो तुम्हें समझ में आ गया सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more substances which do not react chemically and form a homogeneous mixture. This is solution. अब सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक सोल्यूट होता है और एक पार्ट जो होता है वो होता है सॉल्वेंट। करेक्ट है बेटा? जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है जनरली वो सॉल्वेंट होती है, जो कम मात्रा में होती है सोल्यूट होती है। पर ये कोई मतलब यूनिवर्सल डेफिनेशन एज सच नहीं है। ऐसा भी बोलते हैं जो अपनी स्टेट को लूज कर देता है वो सोल्यूट होता है, और जो अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है वो सॉल्वेंट होता है। जैसे कि मैं बात करूं आपसे कि मान लो मेरे पास 40 ग्राम शक्कर है और 60 ग्राम मेरे पास में पानी है। 40 ग्राम शुगर है और 60 ग्राम जो है मेरे पास में पानी है, तो ऑब्वियसली जो है सॉल्वेंट पानी होगा, इसका अमाउंट ज्यादा है। पर यदि मेरे पास 40 ग्राम पानी होता और मेरे पास 60 ग्राम चीनी होती, तो भी यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो क्या होता? सॉल्यूट होता चीनी, जबकि इसकी मात्रा ज्यादा थी, और ये होता सॉल्वेंट जबकि इसकी मात्रा कम थी। नॉर्मली जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है और ये सॉल्यूट होता है, लेकिन ये एक मात्र डेफिनेशन नहीं है। जो अपनी स्टेट को लूज कर दे वो सॉल्यूट है, और जो अपनी स्टेट को मेंटेन रखे वो सॉल्वेंट है। तो प्रश्न ये उठता है, क्या सॉल्यूट हरदम अपनी स्टेट को लूज करता है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैं बोलूं 10 ml मेरे पास में एल्कोहल है और मेरे पास में 20 ml पानी है, तो इसमें पानी सॉल्वेंट होगा और एल्कोहल जो होगा वो सॉल्यूट होगा। अब यदि मान लो बेटा 2 कंपोनेंट को मिक्स किया गया है तो बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, 3 को मिक्स किया गया है तो टर्नरी बोलेंगे, 4 को किया गया है तो क्वाटरनरी बोलेंगे। ये एक बेसिक सी बात थी, चैप्टर सॉल्यूशन की यहाँ से शुरुआत होती है। इसके बाद हमारा आज का दिन चला जाएगा मोस्टली एक टॉपिक में जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म। मैं कोई भी आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि बेसिक कंसेप्ट से हर कंसंट्रेशन टर्म आपका सॉल्व हो जाए। तो कंसंट्रेशन टर्म के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, जो कि मोल कंसेप्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा है, W/M होता है। और ये है W। तो यदि यहाँ पर मैं W बोलूं तो W बराबर NM होता है। सो W बराबर स्मॉल n इंटू M, where n is moles of the given substance and m is the molecular mass of the given substance। इस डेफिनेशन से सब लोग एग्री करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम बात करें तो एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। तो यदि मैं ऐसा लिखूं सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन में 2 चीजें आती हैं। सॉल्यूशन बराबर या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बराबर मैं लिख सकता हूं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बराबर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ
सॉल्वेंट, करेक्ट है बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यदि मोल सॉल्यूट के और सॉल्वेंट दोनों के दिए हैं, यदि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मोल एंड मॉलिक्यूलर वेट दिए हैं तो इस फॉर्मूले के द्वारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन will be equal to number of mole of solute into molecular weight of solute plus number of mole of solvent into molecular weight of solvent। ये एक डेफिनेशन हो गई किसकी, वेट ऑफ सॉल्यूशन की। यदि आपको कभी नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं किसके, सॉल्यूट के, और नंबर ऑफ मोल्स किसके दिए हैं, सॉल्वेंट के दिए हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आप ऐसे निकाल सकते हो, n into m, where n is number of moles of solute and m is molecular weight. This is number of moles of solvent into molecular weight of the solvent। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल में आपको समझा देता हूं, है ना बेटा। इसके अलावा वेट ऑफ सॉल्यूशन की एक और डेफिनेशन होती है, वो होती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको नया कुछ नहीं सिखाया, ये सारी बातें आप पहले से जानते हो, ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है बेटा। अब ये वाला एग्जाम्पल कैसे आ सकता है, nm प्लस nm वाला, ये एग्जाम्पल जनरली मोल फ्रैक्शन के सवालों में आ सकता है। जितना स्पेस है उसको बेस्ट यूज करते हैं हम लोग। मान लो किसी ने आपसे ये कह दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, जैसे बोल दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया in aqueous solution, in its aqueous solution is 0.25, है ना। so mole fraction of यूरिया, और यूरिया मैं लिख दूं यहाँ पर is equal to 0.25 in its aqueous solution, in its aqueous solution, correct है बेटा, in its aqueous solution find their relative weights, find relative weight, रिलेटिव वेट ही आप पता लगा सकते हो, एग्जैक्ट वेट नहीं पता लगा सकते हो। खैर मोल फ्रैक्शन यूरिया का 0.25 है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं एक्स यूरिया। सब लोग को अब तक की बात पता होगी कि मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। डू यू एग्री विद दिस बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया बराबर मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। एवरीबॉडी एग्रीज? वेरी गुड। अब बेटा यदि यहाँ पर मैं लिख दूं 0.25 by 1 तो क्या किसी को आपत्ति होगी इस बात पे? क्योंकि मोल फ्रैक्शन 0.25 है और 0.25 को 0.25 by 1 लिखा जा सकता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दैट इज n अपॉन n प्लस n इज इक्वल टू 25 by 100। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम होगी? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। क्या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी? 25 by 100। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 25 प्लस 75। क्या किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि n अपॉन n प्लस n है और n की वैल्यू यदि 25 है और n प्लस n की वैल्यू यदि 100 है तो क्या मैं नीचे लिख सकता हूँ 25 अपॉन 25 प्लस 75? क्या सबको चमक गया? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यदि यूरिया के मोल 25 है तो वाटर के मोल 75 होंगे, यदि यूरिया के मोल 25 है तो वाटर के मोल 75 होंगे, और मुझे वेट आसानी से पता लग जाएगा रिलेटिव वेट क्या है। तो मैं तुरंत प्रभाव से 25 इंटू 60 करके वेट पता लगा लूंगा यूरिया का, और 75 इंटू 18 करके वेट पता लगा लूंगा वाटर का, और टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इन दोनों के वेट का सम आ जाएगा। ये रिलेटिव वेट है, एग्जैक्ट वेट नहीं है। क्या सबको बात चमक गई है? तो मोल फ्रैक्शन यदि कोई आपको दे दे तो किस तरह से आप जो है वेट तक पहुंच सकते हो, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल मैंने आपको करके दिखा दिया है, ठीक है बेटा। अब यदि कोई आपसे ऐसी बात कह देता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज, मान लो ये दूसरा फॉर्मूला भी आपके सामने पड़ा हुआ है ना, इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है आपको। उसने बोला कि volume of solution is 2 liters or 2 liter volume of solution is present with density of 1.2। तो आप समझ जाओगे इसको कि weight of solution क्या हो जाएगा, that will be equal to volume of solution into density। बस बात ये करनी है, डेंसिटी जनरली ग्राम पर ml में देंगे और वॉल्यूम जनरली लीटर में देंगे, तो दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको वॉल्यूम को भी ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम आ जाएगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा, ठीक है, इतना सबको कंसेप्ट क्लियर है? वेरी नाइस। तो ये छोटी सी बात मैंने अभी आपको इसके बारे में ज्ञान दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको इस चैप्टर में आगे ले चलता हूं। अब बेटा
मैं कुछ शब्द डिफाइन करूंगा। मोल मैंने डिफाइन कर दिया है, वेट ऑफ सोल्यूशन डिफाइन कर दिया, वेट ऑफ सोल्यूट भी मैंने आपको बता दिया यदि मोल्स पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता लगा दिया यदि आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूशन पता है। तो इतना ज्ञान यदि आपको पहले से है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। अब चलो बस इसके सूखने का हल्का सा इंतजार करना है। अब बेटा कंसंट्रेशन टर्म टॉपिक चल रहा है, अपन नए शब्द पे चलते हैं। नया शब्द है मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी का मतलब होता है कितने मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, सॉल्यूट के, दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का मतलब हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्यूट के मोल कितने हैं पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज मोलैरिटी। नंबर ऑफ moles of solute present per liter of solution is molarity। करेक्ट बेटा। अब मोलैरिटी में यदि बात करें तो मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ मोल पता है W/M होता है, इंटू 1/वॉल्यूम इन लीटर्स। पर यदि इसको ml में लिखोगे तो इट विल बिकम W/M इंटू 1000/V इन ml। आई सपोज सबको बात समझ में आ गई होगी। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन है। मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो बात क्या हो गई? इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जहां भी वॉल्यूम आ जाए वहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंस हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब कोई यदि आपसे लिखे 18m aqueous solution of acetic acid is present, acetic acid is present, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मतलब हो जाएगा 18 मोल acetic acid is present in 1000 ml of solution, not solvent। ये बात बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। 18m एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड का मतलब हुआ 18 मोल एसिटिक एसिड प्रेजेंट है 1000 ml सोल्यूशन में। दिस इज द मीनिंग ऑफ टर्म 18m। मान लो कोई आपको लिख दे 2 कैपिटल M, व्हाट डज दैट मीन? तो दैट मींस 2 मोल सॉल्वेंट सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 2 कैपिटल M का मतलब हुआ 2 मोल सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं है आपको? ठीक है ना। अब आपको मोल दिया है तो आप वेट पता लगा सकते हो। तो यहीं पे आप इसको करो तो आप लिख सकते हो 18 इंटू 60 ग्राम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड is present in 1000 ml of solution। यदि कोई आपको डेंसिटी दे देता तो आप सब कुछ पता लगा लेते इसमें। if suppose rho in above solution is 1.8 ग्राम पर ml, तो बेटा एबव सोल्यूशन का रो यदि 1.8 ग्राम दे दे, मतलब पहले तो 18m एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट दिया उसने, है ना, फिर बाद में रो भी दे दिया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं देयरफॉर जो फॉर्मूला अभी सिखाया था उसी के हिसाब से मास ऑफ सोल्यूशन, क्या बच्चों सबको चमक गया? मास ऑफ सोल्यूशन विल बी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। अब डेंसिटी ग्राम पर ml में है तो वॉल्यूम भी ml में लिखना पड़ेगा। तो दिस इज 1000। आप बोलोगे कैसे पता आपको 1000? तो ऊपर पता लगाया है। यदि ये 18 है तो वो 1000 है। ये जरूरी नहीं 1000 ml हो, लेकिन यदि ये 18 है तो वो 1000 है, यदि ये 9 है तो वो 500 है, यदि ये 4.5 है तो वो 250 है। क्या सबको चमका? तो रिलेटिव है बेटा। तो क्या है? रिलेटिव है। तो अब क्या हुआ? उसने बोला देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम
1000 ml है और डेंसिटी 1.8 है, मतलब कितना हो गया बेटा 1800 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दुनिया पता लगा सकती है? दुनिया आसानी से बता सकती है। मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि 1800 है, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट जो कि 18 इंटू 60 है। 18 इंटू 60 है। आई सपोज आगे का गणित आप कर सकते हो और आपको सॉल्वेंट का मास पता लग जाएगा। और एक बात, आपको सॉल्वेंट का मास पता लग गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता मोलैलिटी पता लगाने से, क्योंकि नेक्स्ट टर्म मोलैलिटी है और मोलैलिटी होती है कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है अपॉन इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब ये यदि हमको पता है तो आगे हम मोलैलिटी का कन्वर्जन अपने आप ही कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई बेटा? समझ में आ गया सबको? मैंने आपको कोई बड़ी बात नहीं सिखाई, जो बातें आप पहले से जानते हो वही बातें मैंने आपको बोली है। करेक्ट है बेटा? यदि कोई बोल दे इन दी अबव सवाल फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी, दिस इज मोलैलिटी, और वो मोलैलिटी पूछ रहा है, तो आपको पता है स्मॉल m बराबर होता है W/m into 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो अब W/m की वैल्यू तो 18 है बच्चों, इंटू 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या बच्चे हमारे कर सकते हैं 1800 माइनस 18 इंटू 60। जो आंसर आ जाए मुंह पे मार देना। क्या आपने कोई फॉर्मूला रटा है? बिना रटे हुए आपको आ गया, मोलैलिटी भी आ गया और कन्वर्जन भी आ गया मोलैलिटी का मोलैलिटी में कैसे करना है। कोई फॉर्मूला रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले ये समझो 18 m का मतलब क्या है। इसका मतलब है 18 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, 18 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। यदि उसकी डेंसिटी भी दी है तो हम आराम से जो है निकाल सकते हैं क्या, मोलैलिटी। क्योंकि अब देखो आप ये बोल सकते हो सर वो शॉर्ट ट्रिक में तो एक बार में आंसर आ जाता है, लेकिन बेटा वो उस स्पेसिफिक क्वेश्चन में एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को घुमाएगा आपको नहीं पता, और हम कितने सारे फॉर्मूले याद करेंगे। जस्ट वेट। ठीक है बेटा, तो हमें बेसिक फंडे याद रखने हैं, उसके आधार पे आगे बढ़ना है। मैं इसको मिटा रहा हूं और उसके बाद में मोलैलिटी पढ़ाता हूं और फिर कन्वर्जन बताता हूं मोलैलिटी का मोलैलिटी में और मोलैलिटी का मोलैलिटी में, और फिर W/W वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो बच्चों, इसके बाद की यदि मैं आपसे बात करूं तो इसके बाद शब्द आता है जो कि है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? तो मोलैलिटी का मतलब होता है कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट। कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, ये मतलब होता है मोलैलिटी। स्मॉल m के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो भाई, आपको मोलैलिटी पे ज्ञान दिया जाएगा। लेट मी राइट डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी। स्मॉल m, मोलैलिटी स्मॉल m, करेक्ट है। मोल्स ऑफ, this is moles of solute present in 1000 gram of solvent। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना, या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल m को रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स डिवाइडेड बाय W in kgs, and this is weight of solvent। this is weight of solvent which is equal to weight of solute, which is equals to weight of solution minus weight of solute। so n by W, so that will be equal to W by m into 1 by capital W। this W is weight of solute, this is molecular weight of solute, this is weight of solvent in, of course, kgs। so that will be equal to W by m into 1000 by W। सब मास है, so it is not temperature dependent, temperature independent है। मान लो किसी ने लिखा 5 small m aqueous solution of glucose is present, rho is equals to
1.5 ग्राम पर ml, फाइंड कैपिटल M। आसान है बेटा, बहुत कुछ निकाल सकते हैं, कैपिटल M W/W कुछ भी निकाल सकते हैं। खैर वो W/W बताया नहीं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। 5 स्मॉल m का मतलब क्या है? इट मीन्स 5 मोल solute in 1000 ग्राम सॉल्वेंट। करेक्ट बेटा, इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। अब एक्वस सोल्यूशन लिखा है तो इसका मतलब पानी, इसका मतलब पानी। करेक्ट है बेटा। अब 5 मोल एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? क्या वेट ऑफ सोल्यूशन बेटा वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है? वेट ऑफ सोल्यूट 5 × 180 है। बोलो हाउ? क्योंकि वो nm के बराबर होता है। नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। क्या सब लोगों को बात क्लियर है? सो दैट इज इक्वल टू 5m मतलब 5 मोल है, 5 × 180, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 है। सो दैट विल कम आउट टू बी 90। इसका मतलब ये 900 हो जाएगा और प्लस 1000 1900 हो जाना चाहिए। यदि मैथमेटिकली मेरे से गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना, वैसे मैंने शायद सब कुछ सही किया है। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच्चे निकाल सकते हैं? क्या हमारे बच्चे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं? क्या बच्चे जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी बराबर वेट होता है? तो वेट अपॉन डेंसिटी, दिस इज वेट ऑफ सोल्यूशन, दिस इज डेंसिटी। ये हो जाएगा 1900 डिवाइडेड बाय, इसको कौन इतना कॉम्प्लिकेट, अच्छा जो 1.5 है लिखा रहने दो, तो अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या कैपिटल एम आ सकता है? आना बोलना पड़ेगा यार। कैपिटल एम क्या होता है? W/m इंटू 1000/V, और W/m की वैल्यू 5 दी है, इंटू 1000/1900 इंटू 1.5। जो आंसर आ जाए मुंह पे मार देना। क्या कन्वर्जन सबको समझ में आ गया? मोलैरिटी 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 मोलैरिटी, क्या सबको क्लियर है? सब कुछ कंसेप्चुअली मैंने आपको बता दिया है, कुछ भी रटाया नहीं है, आपको भी रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इतना ही समय मैं आपको दे सकता हूं, इसके बाद मैं मिटा रहा हूं और अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। ये था बेटा मोलैरिटी और मोलैलिटी। अब मैं आपको पढ़ाता हूं W/W। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं। अब एग्जाम पास आ रहा है, आप समझ गए होंगे इस बात को कि ट्रिक्स याद करना कितना मुश्किल पड़ रहा है। सब दिमाग से निकलने लग जाता है, हमें दिखने लग जाता है कि चीजें याद नहीं रहेंगी इतनी सारी, है ना। जो पहले से आता है बस उसको यूज करो। सबको पता है कि वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। वेट ऑफ सोल्यूशन वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, सारे बच्चे जानते हैं। सबको पता है कि वेट ऑफ सोल्यूशन बराबर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन होता है। सबको पता है यदि नंबर ऑफ मोल्स पता है तो वेट निकाल लेते हैं एनएम के द्वारा, है ना। तो जब ये सारी बातें आपको पहले से पता है तो बिना रटे हुए हम सारा सवाल निकाल सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा। आप चिंता मत करो बेटा, केमिस्ट्री के पेपर में मात्र 5 न्यूमेरिकल आते हैं जिनमें कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, तो इसलिए आपके पास टाइम ही टाइम है, आप उसकी टेंशन मत लो। केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस नहीं आते, ठीक है। अब यहां तक पढ़ने के बाद और थोड़ी सी कहानी पे बात करते हैं। ये था मोलैरिटी और हो गया मोलैलिटी। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं W/W की। W/W क्या चीज होती है? सुना तो होगा सब लोगों ने W/W। सो व्हाट इज W/W? W/W परसेंटेज। सो W/W परसेंटेज, इसमें ये जो W है ऊपर वाला W, दिस इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ऐसे करते हैं, ठीक है बेटा। यदि किसी ने आपसे बोला 35 ग्राम शुगर is present in 15 gram of is present in 15 gram of water, find W/W परसेंटेज। तो बेटा क्या सरल है बात? क्या मैं इसको 15 कर देता हूँ, इसको 35 कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। वैसे वैसा भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। 15 बटे क्या लिख दूं? 35। 15 बटे क्या लिखूं? 35 या कुछ और? खाना बोलना पड़ेगा। 15 बटे क्या लिखूं? 35 या कुछ और? हाँ, कुछ बच्चों ने 35 बोला है
और कुछ ने आंसर अलग भी दिया है। सिर्फ 2 बच्चों ने 3 बच्चों ने आंसर दिया, ज्यादा बच्चों को आंसर देना है, प्लीज ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करो। 15 बटे क्या लिखूं, 35 लिखूं या कुछ और लिखूं? 15 बटे 35 लिखूं या कुछ और लिखूं? अच्छा, अब और बच्चों ने सही दिया, बेटा दिस इज शुगर प्रेजेंट इन 35 ग्राम ऑफ वाटर, तो दैट इज सॉल्वेंट, जबकि यहाँ वेट ऑफ सोल्यूशन आएगा, सो दैट विल बी 15 प्लस 35 इनटू 100। जिन्होंने गलती की उनको समझ में आ गया होगा उनसे क्या गलती हुई। तो 15 बटे 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 30%। क्या सबको चमका? क्या सबको बात समझ में आ गई? क्या गलती हुई थी समझ में आ गया? नीचे सॉल्वेंट नहीं है, नीचे सोल्यूशन है। अब एक और बात करते हैं ना बेटा, किसी ने आपसे बोला 25% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट, इसका क्या मतलब है? इज प्रेजेंट, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? इसका मतलब है बेटा 25 ग्राम, 25 बाई 100 हुआ बेटा। 25% का मतलब क्या है? 25 है 100 में, सो दैट इज इक्वल टू 25 बटे 100। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। सो 25 क्या है? 25 है W, और 100 क्या है? 100 है कैपिटल W, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूशन। तो इसका मतलब होगा 25 ग्राम यूरिया is present in 100 gram of solution और 75 ग्राम ऑफ वाटर। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब 25% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट। अब सामने वाले ने आपसे ये पूछ लिया, बताओ इसकी स्मॉल m बताओ, फाइंड स्मॉल m। तो क्या पता लगा सकता है बच्चा स्मॉल m क्या होगा? तो स्मॉल m होता है W बाई m इंटू 1000 बाई कैपिटल W। W कितना है बेटा? 25। m कितना है? 60, क्योंकि यूरिया दिया है, इंटू क्या करेगा? 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा? वेट ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम है। 25 ने मारा इसको 3 बार, जो गणित आ जाए मुंह पे मार देना। सो दैट इज इक्वल टू 5.55 और समथिंग लाइक दिस आंसर आ जाना चाहिए। बोलो हो, क्या बात क्लियर है सब बच्चों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। अब ऊपर के ही सवाल में वो बता, फाइंड m एंड m इफ रो इज इक्वल्स टू 1.2 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। अब उसने आपको डेंसिटी भी दे दी, तो क्या बच्चे निकाल सकते हैं? कैपिटल M इज इक्वल्स टू होता है W बाई M इंटू 1000 बटे V। W बाई M की वैल्यू बच्चा जानता है 25 बटे 60 है, इंटू 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? क्या वो 100 बटे 1.2 होगा? क्या वॉल्यूम बराबर मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन होता है? और क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बराबर मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन होता है? ना बोलना पड़ेगा जल्दी बताओ बेटा, क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बराबर मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन होता है? और मास ऑफ सोल्यूशन 100 है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.2 है। सॉरी आप इसको जल्दी से देखें। हाँ भाई ठीक है बेटा, आई होप सो सबको बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। मिटा दे बेटा, अपन सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, स्मॉल m कैपिटल M सब W बाई W से। ठीक है, अब W बाई W में ही एक छोटा सा सवाल हम फटाफट करेंगे, 1 घंटा है हमारे पास और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन यदि कोई आपसे ये कहे कि W बाई W में आप ऐसा करो, एक सोल्यूशन जो 25% है एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया और दूसरा है 35% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, नया W बाई W निकालो, तो क्या निकाल सकते हो? सरल है बेटा, पहले वाले में उसने बोला 25 है ना, तो जब उसने बोला 25 है इसका मतलब 25 ग्राम था, कितने में? 100 में। दूसरा उसने कितना बताया? 35 है, मतलब 35 ग्राम कितने में था? 100 में। दोनों को मिक्स कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया सोल्यूशन का? 200, और सोल्यूट का कितना हो जाएगा? 60। तो 60 बटे 200 इंटू 100 बराबर नया W बाई W हो जाएगा। क्या सबने सवाल को ध्यान सुना था? सबको आ गया सवाल समझ में? 25% था
और मिक्स किया था 35% के साथ। उसने बोला इसका नया W/W परसेंटेज बता दो, तो क्या आसानी से आ सकता था बेटा? जल्दी से आना बोलना पड़ेगा। उसका मतलब था 25 है 100 में और 35 है 100 में, तो दोनों को मिक्स किया गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 200 हो गया, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना हुआ 25 + 35 = 60, तो 60/200 × 100 जो उत्तर आ जाए मुंह पे मार देना, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। हो चलो भाई, अब मैं आपको पढ़ाता हूं W/V परसेंटेज। इसका मतलब है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है बेटा की बात? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये इसका मतलब है, ठीक है ना? अब मान लो किसी ने आपसे बोला कि 45% aqueous solution of H2SO4 is present rho is equals to 1.5 ग्राम पर ml। ये 45% W/V है बेटा, है ना? 45% W/V है। फाइंड आउट W/W परसेंटेज कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है बेटा? अब कितना सरल है देखो, इसका मतलब ये है कि 45 ग्राम H2SO4 is present in 100 ml of solution। 100 ml of solution, बोलो हो। W/V का यही मतलब हुआ बेटा, in 100 ml of solution, करेक्ट है? मैं ये भी बोल सकता हूं और in 100 into 1.5 ग्राम सोल्यूशन, खाना बोलना पड़ेगा, खाना बोलना पड़ेगा। 100 ml सोल्यूशन में है या फिर 100 into 1.5 ग्राम सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम इतना है तो वेट इतना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इतना है तो वेट इतना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या सबको बात क्लियर है? किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है? वेरी गुड। अब सुनो, अब उसने बोला भाई W/W परसेंटेज निकाल दो। W/W परसेंटेज कितना हो जाएगा? 45/100 इंटू 1.5 इंटू 100, 30% आ गया। उसने बोला W/V परसेंटेज निकाल दो, वो तो दिया ही है आपको, वो 45% आपको दिया है, ठीक है? उसने बोला कैपिटल M निकाल दो। कैपिटल M क्या होता है? W/M इंटू 1000 बाई कैपिटल V। W/M कितना दिया बेटा? W की वैल्यू कितनी दी है? 45 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98, क्योंकि क्या दिया है? H2SO4 दिया है, इनटू 1000। सब लोग को समझ में आ रहा है? मैं अकेला ही तो कुछ नहीं हो रहा है। अपॉन 100, बोलो हो, क्लियर है? उसने पूछा स्मॉल m बता दो, तो W/M इनटू पूरा 1000/V। तो क्या W/M की वैल्यू दुनिया जानती है? जानती है। ये 45 है, बटे कितना होगा? 98 इंटू कितना होगा? पूरा 1000। ये क्या है? वॉल्यूम, सॉरी ये स्मॉल m है, तो दिस इज W, दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा बेटा? कोई बता सकता है? क्या वो 150 है और क्या ये 45 है? तो 150 माइनस 45 बराबर 105 हो जाएगा। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? आ गया समझ में? एकदम परफेक्ट आ गया समझ में? कोई रट्टा तो नहीं मारा ना? सब कुछ आ गया ना? वेरी नाइस, वेरी गुड, है ना? तो देखो बेटा, हमने W/V से और W/W से मोलैरिटी निकाल लिया, मोलैरिटी से W/W निकाल सकते हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसानी से आ सकता हैगा। कोई बोल दे भाई 2m एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया रो बराबर 1.2, फाइंड W/W परसेंटेज एंड W/V परसेंटेज। क्या बच्चे घबराएंगे? बच्चे बिल्कुल नहीं घबराएंगे, उनको पता है 2m मतलब 2 मोल। 2 मोल, ये कौन सा m है? ये स्मॉल m है। 2 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब है 2 मोल यूरिया मतलब 120 ग्राम यूरिया, 120 ग्राम यूरिया इन 1000 ग्राम वाटर। बोलो हाँ बेटा। तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 1120 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 1120 डिवाइड बाय 1.2 विल बी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब तेरे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, तो क्या तेरे को कोई मोलैरिटी निकालने से रोक सकता है क्या बेटा? W/W निकालने से रोक सकता है? W/V निकालने से रोक सकता है? सब कुछ तो पता है तुमको, तो सब कुछ आप निकाल
सकते हो, जैसा भी कन्वर्जन करना चाहो वैसा कर सकते हो, नो नीड टू रटो एनीथिंग। चलो ये खत्म हुआ, अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, W/W हो गया, W/V हो गया। अब मैं आपको मोल फ्रैक्शन की दुनिया में ले चलता हूँ। वैसे एक बार मैं आपको मोल फ्रैक्शन छोटा सा बता चुका हूँ, तो वो कन्वर्जन भी फिर हम कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। ठीक है बेटा, चलो मैं सबसे पहले इसको मिटाता हूँ झटाफट फटाफट, उसके बाद मोल फ्रैक्शन की दुनिया में हम आगे बढ़ते हैं। क्लास चली थी 9:30 बजे, होनी थी खत्म 10:30 बजे तक। अब 10:06 हुआ है, हम लोग सही जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य है हेनरी लॉ तक मैं आपको पढ़ा दूं, जिससे कि कल ये चैप्टर आसानी के साथ मैं खत्म कर दूंगा। 2 घंटे की क्लास में चैप्टर सोल्यूशन होगा और क्वेश्चन भी एग्जाम में फंस जाएगा। सिर्फ चैप्टर पढ़ाना नहीं है, चैप्टर से क्वेश्चन भी फंसाना है एग्जाम में। ठीक है, चलो भाई बहुत जल्दी जल्दी मोल फ्रैक्शन की कहानी देखते हैं। बेटा मोल फ्रैक्शन थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। अब कोई मोल फ्रैक्शन दे रहा है और उससे सारी बातें आपसे जानना चाह रहा है, सिर्फ एक डेंसिटी की वैल्यू वो दे दे तो हम मोलैरिटी मोलैरिटी W/V W/W कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और रिलेशनशिप आप देख सकते हो, आपको पता है कि W/W परसेंटेज बराबर W/V इंटू डेंसिटी भी लिख सकते हैं। बोलो हो, क्योंकि कैपिटल W इज वेट ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या मैं नया चीज लिख सकता हूँ, W/V परसेंटेज बराबर W/W परसेंटेज इंटू डेंसिटी होता है। ठीक है बेटा, तो किसी ने बोला कि W/W परसेंटेज जो है 25 है और डेंसिटी 1.5 है, तो W/V परसेंटेज कितना होगा, 25 इंटू 1.5 कर देना, मुंह पे आंसर मार देना, एक बार में ही आंसर आ जाएगा। ये भी एक रिलेशनशिप हम डिराइव कर सकते थे, मैं अपने आप ही कर लेता हूँ, मतलब बेसिक से, तो मैं कुछ रटने की कोशिश नहीं करता हूँ। ठीक है ना, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब सुनना आप मेरी बात को आगे, हम बात चलते हैं मोल फ्रैक्शन पे। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? अब बेटा कोई आपको मोल फ्रैक्शन यदि दे रहा है जो कि होता है n/n+n, that this is mole of one component upon mole of that one component plus mole of the other component, this is mole fraction in a binary solution। ठीक है, जिसमें दो चीजें मिक्स है। और मैं ये भी जानता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू होता है 1। ये बात भी दुनिया जानती है, फ्रैक्शंस का सम क्या होता है, 1 होता है। तो यदि n इज मोल ऑफ सोल्यूट and capital N is mole of solvent, तो मैं कह सकता हूं this is mole fraction of solute, this is mole fraction of solute। So obviously mole fraction of solvent will be equal to बच्चों capital N upon N plus capital N, and everybody knows the sum of the two will be equal to 1। ठीक है ना। अब यदि कोई आपसे बोले mole fraction of glucose in its aqueous solution is 0.1, find out m small m W/W percentage W/V percentage by these given data। तो मैं जानता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा n ग्लूकोज अपॉन n प्लस n इज इक्वल्स टू 0.1। हमारे बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत तेज हैं, वो तुरंत लिख देंगे दिस इज इक्वल्स टू 1/10, और बच्चे चूंकि बहुत तेज हैं तो 1 + 9 भी लिख देंगे। बोलो हाउ बेटा, बोलो हाउ, दिस इज एक्स सल्यूट, करेक्ट है बेटा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मोल ऑफ ग्लूकोज ये है बच्चों, and this is mole of jalua, that is water। बोलो हो, क्या बात सबको क्लियर है? दिस इज मोल ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज मोल ऑफ वाटर। क्या सबको ये बात क्लियर? किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है? वेरी नाइस, ठीक है ना। बस हो गया बेटा क्वेश्चन सॉल्व। अब कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। क्या मैं यहाँ पर मास ऑफ ग्लूकोज निकाल सकता हूँ? आना बोलना पड़ेगा, रिलेटिव है, 180 ग्राम आएगा, स्मॉल n इंटू m। क्या मैं यहाँ पर मास ऑफ वाटर निकाल सकता हूँ बच्चों? तो दुनिया जानती है 9 इंटू 18 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 162। यदि मेरा मैथ्स गलत नहीं है तो
दिस इज 162 ग्राम। क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल सकता हूँ? ये सब रिलेटिव है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू टाम टूम चकाम कचैया 180 प्लस 162 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डेंसिटी? द डेंसिटी वाज गिवन टू बी, मैं डेंसिटी नहीं दिया यहाँ पे, इफ rho is equals to 1.3 ग्राम पर ml डिवाइडेड बाय 1.3। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, मास ऑफ ग्लूकोज पता है, तुम्हें कौन रोक सकता है? मोलैरिटी, मोलैरिटी W/W और W/V निकालने से। बोलो हाउ? क्या सबको बात समझ में आ गई? क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या यहाँ पर है? क्या कोई आपको W/W दे दे तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो? क्या कोई W/W दे दे तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब तक एग्जाम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, मैं एक आध क्वेश्चन ले लेता हूं जो एक्सरसाइज 2 के अंदर दिया होगा, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो अब तक एग्जाम में आया है। पलटो जल्दी जल्दी पलटो। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन दिया था उन्होंने, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन इज। उन्होंने बोला 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता लगा दो। 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ 1 मोल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। और मोल फ्रैक्शन पूछा था, मतलब एक्स सॉल्यूट का पूछा था बच्चों, तो दुनिया जानती है 1 है, 1/1000 डिवाइडेड बाई 18। बोलो हाउ? इसका मतलब ये हुआ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ 1 मोल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, और 1000 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब हुआ 1000/18 बराबर 55.55 मोल ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन निकालना था 1/1 प्लस 55.55, दिस इज इक्वल्स टू 1/56.55, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। बोलो बेटा, आया कि नहीं आया? सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। आज तक यही क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और इनफैक्ट इसी क्वेश्चन को 2-4 एंगल से पूछ लिया गया, 2-3 बार रिपीट किया है इसी क्वेश्चन को। एक बार पूछा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन इज, एक बार 1 मोलल दे दिया, एक बार 0.1 मोलल दे दिया, एक बार यही सवाल, अच्छा 2 बार एक ही सवाल पूछा है, और एक बार सवाल दिया है 6.02 into 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है। उसने बोला 6 into 10 की पावर 22 यूरिया मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 100 ml, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन? कोई बच्चा बता सकता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल होता है, दैट इज इक्वल टू 6 into 10 की पावर 22 अपॉन 6 into 10 की पावर 23। बोलो हाउ? This is given number upon Avogadro number is equals to number of moles into 1000 divided by 100, इससे मारा इसको 10 बार, और ये कितना आया? ये 22 था, तो ये 10 हो गया, 10 ने 10 को मार दिया, m बराबर बना गया। बोलो हो? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या सब लोगों को बात समझ में आ गई कैसे सवाल को सॉल्व करना था? एकदम कचरा सवाल, एकदम सिंपल सिंपल लिटिल स्टार सवाल। तो इसी के साथ इतना कंसंट्रेशन टर्म मैंने आपको पढ़ा दिया जितना कि आपके एग्जाम में इधर आना है, ठीक है। इसके बाद जो कंसंट्रेशन टर्म बचता है, अभी मेरे पास 15 मिनट है, तो मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म में एक चीज और पढ़ा देता हूं, और वो चीज है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। फटाफट झटापट कंसंट्रेशन टर्म में एक चीज आती है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एग्जाम के सवाल भी मैंने आपको करवा दिए, कल मैं चैप्टर को खत्म कर दूंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं अभी। पर चूंकि मोल फ्रैक्शन अभी अभी आपने पढ़ा है, तो मैं आपको झटापट फटाफट हेनरी के नियम का जरा सा आइडिया दे देता हूं यहाँ पर, ठीक है बेटा। हेनरी का लॉ क्या कहता है इसके बारे में? बेटा हेनरी का जो नियम है वो गैसेस की सॉल्युबिलिटी कैसी है उसके बारे में बात करता है ना। जनरली गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो होती है एक्वस मीडियम में, जनरली तो अपन पानी में ही घोल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है, स्पेशली वो गैसेस जो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करती हैं। वो गैसेस जैसे अमोनिया फमोनिया तो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगी, वो तो भयानक रूप से सॉल्युबल होती है ना बेटा। लेकिन यदि हम बात करें O2 की, N2 की, ऐसी गैसेस की, हीलियम की, नोबल गैसेस की, तो ये पानी में ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती है। इन्हीं गैसेस के लिए हेनरी का लॉ लगता है। जो गैसेस वाटर में सॉल्युबल इस तरीके से होती है कि वहां पे रिएक्शन करना चालू कर देती है, जैसे अमोनिया आप पानी के अंदर डाल दोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। कोई गैस को पानी के अंदर डाल दो उसके साथ रिएक्ट कर जाए, जैसे कि Cl2 पानी के अंदर डाल दोगे रिएक्शन हो जाएगी, HCl और HOCl बन जाएगा। तो यहाँ पे हेनरी का नियम नहीं लगता है। हेनरी का नियम कहाँ लगता है? हेनरी का नियम वहां लगता है जहां गैसेस जिनको डिसॉल्व किया गया है
सॉल्वेंट के अंदर वो उसके साथ में रिएक्ट ना करें, स्पेशली नॉन रिएक्टिंग गैसेस। वाटर के साथ में जैसे N2 मिला दिया, O2 मिला दिया, हीलियम मिला दिया, नियॉन मिला दिया, ये सब गैसेस। बोलो हाउ। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में हेनरी का नियम बात कर रहा है, ठीक है बेटा। अब उसमें वो क्या कहता है, हेनरी का लॉ सुना तो होगा बेटा आप लोगों ने, हेनरी का नियम क्या है ना, वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में हेनरी का नियम है। अब उस पे जो सवाल आया है अभी तक एग्जाम में वो भी मैं आपको बता देता हूं, है ना। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि solubility of a gas is directly proportional to mole fraction of gas, या mole fraction of gas नहीं बोलूं मैं बोलूं is directly proportional to partial pressure of the gas, is directly proportional to partial pressure ऑफ गैस। जिस गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं उसका पार्शियल प्रेशर कैसा है उस पर डिपेंड करता है क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। तो कहते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों चीज हो सकती है, ये मोलैरिटी भी हो सकती है बच्चों, और ये मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है ना, ये कुछ भी हो सकता है, कंसंट्रेशन किसी भी टर्म में आप दिखा सकते हो। सो P इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी हटा करके KH इंटू S कर देते हैं। अब KH प्रेशर की यूनिट ATM हो जाएगी बेटा, और यदि ये मोल फ्रैक्शन हुआ तो KH की यूनिट क्या होगी, ATM होगी। इफ सॉल्युबिलिटी इज मोल फ्रैक्शन, इफ S इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, बोलो हाउ। बट यदि KH की यूनिट, इफ यूनिट ऑफ KH इज ATM लीटर पर मोल, ATM क्योंकि ये मोलैरिटी हुआ तो मोल पर लीटर होगा, लीटर इधर जाएगा मोल नीचे आएगा, ATM लीटर पर मोल, देन S इज इक्वल्स टू मोलैरिटी। अब सवाल में देख लेना KH की यूनिट क्या दी है, उसके आधार पे आप फॉर्मूले को पुट करना, ठीक है बेटा, दिस इज देयर। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस पे सवाल आज तक कैसा आया, इस पे सवाल अभी तक ऐसा आया कि इफ N2 was dissolved अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में N2 को एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिसॉल्व किया गया इन वाटर, KH was equal to, KH की वैल्यू वो कुछ आपको दे देगा, KH was equal to 5 into 10 की पावर 5। अब यूनिट पे डिपेंड करता है फॉर्मूला क्या लगाओगे। अब उसने यूनिट दे दिया ATM, यूनिट दे दिया ATM, फाइंड मोलैरिटी ऑफ गैस डिसॉल्व्ड। अब तुम फंस गए, क्यों, क्योंकि तुम क्या करने वाले हो मुझे पता है, तुम यहाँ पर प्रेशर कितना रखोगे, पहले ही है प्रेशर 0.8 रखोगे, बोलो हो 0.8 रखोगे कि 1 रखोगे, खाना बोलना पड़ेगा और जल्दी बोलना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 ATM होता है मेरे भाई, तो N2 का प्रेशर कितना होगा, 0.8 होगा। तो ऑलवेज कंसीडर द प्रेशर ऑफ दैट गैस विच इज डिसॉल्व्ड, नॉट दुनिया भर का प्रेशर। यदि मैं आपसे बोलूं 1000 ATM का प्रेशर लगाया गया है गैसेस का, बताओ हिब्रू गैस कितनी डिसॉल्व होगी, तो आप बोलोगे हैं ये क्या है, हिब्रू क्या होता है, हिब्रू तो कोई गैस ही नहीं होती, हिब्रू तो लैंग्वेज का नाम है। बोले बेटा बात समझ में आ रही, तो 0 डिसॉल्व होगी, उसका तो प्रेशर ही नहीं था, उसका तो प्रेशर ही नहीं था। तो दुनिया भर की गैसेस का प्रेशर था, लेकिन हिब्रू गैस तो डिसॉल्व हो ही नहीं सकती क्योंकि हिब्रू गैस उसमें थी नहीं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, जिस गैस को डिसॉल्व कर रहे हो उसका। अब तानिया ने पूछा 0.8 कैसे, तो तानिया 0.8 ऐसे कि एटमॉस्फेयर में 80% होता है नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 ATM है, तो नाइट्रोजन का इंडिविजुअल प्रेशर कितना होगा, 0.8 होगा, क्योंकि N2 की सॉल्युबिलिटी पूछी है। बोलो हाँ, बोलो हाउ। If N2 was dissolved under atmospheric pressure in H2O, find molarity of gas dissolved, because N2 डिसॉल्व की गई है, तो N2 का पार्शियल प्रेशर जो है वो कितना है, N2 का पार्शियल प्रेशर 0.8 है। इसलिए बेटा आप यहाँ 0.8 डिवाइडेड बाई, मैं इसको भी कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को बदल देता हूँ, 8 into 10 की पावर 8 into 10 की पावर 5 कर देता हूँ, तो KH बराबर KH बराबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 8 into 10 की पावर 5 into x, एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन बेटा, क्योंकि इसकी यूनिट ATM में है। तो बच्चों कहीं गलती मत कर देना बचुआ,
ये कितना आएगा, इसने इसको मारा, ये आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -6, जो कि मैथ्स गलत है। 1 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n। बोलो हाउ, बोलो हाउ इट इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n। लेकिन तेरे से तो मोलैरिटी पूछा है, तुमसे मोल फ्रैक्शन तो पूछा नहीं। तो आधी जनता तो यही आंसर निकाल के दे देगी, जो कि क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेई में एक बार सवाल, इसी सवाल को जेई में पूछा गया था। उन्होंने पूछा था कि 10 मोल पानी में कितना डिसॉल्व होगा, ये बता दो। यही सवाल था, उन्होंने पूछा था 10 मोल पानी में कितना डिसॉल्व होगा। अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से, क्या 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1 इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n। बोलो हाउ। अब सोच, इसकी वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -6 है, तो इसकी वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -6 होगी, और इसकी वैल्यू 1 - 1 इंटू 10 की पावर -6 होगी। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब 1 की तुलना में 1 इंटू 10 की पावर -6 तो नेग्लिजिबल है, तो क्या बच्चों मैं इसको n अपॉन n लिख सकता हूं? हाँ ना बोलना पड़ेगा। n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल n, तभी तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इतना छोटा आया है, तभी तो न्यूमरेटर इतना छोटा आया है। तो क्या मैं n अपॉन n प्लस n को n बाई कैपिटल N लिख सकता हूं? बोलो हाउ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने मोल थे N2 के जब एक मोल किसका था, जब एक मोल, इतने मोल थे N2 के जब एक मोल था वाटर का। बोलो हाउ। तो जब 10 मोल वाटर होगा तो N2 के कितने मोल होंगे, 10 गुना ज्यादा होंगे, इंटू 10 कर देना, आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -5। क्या सबको बात समझ में आई? तुम्हें कुछ समझ में आया? तुम्हें कुछ समझ में आया? बेटा यहां पर मोल फ्रैक्शन इतना 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 कम आया है कि आप जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या करो, नेग्लेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये सवाल जेई में आ चुका है, एक बार आईआईटी में आ चुका है। अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, और मैं आपसे इसी सवाल में क्या बोलता, मोलैरिटी निकाल दो, जो कि ये सवाल दिया हुआ था। मैंने तो बीच में क्या किया, जेई का सवाल ठूस दिया। मैंने बोला जेई के 2 सवाल मैं आपको बता रहा हूं, पहला यही डाटा था, और उन्होंने क्या बोला, डाटा अलग हो सकता है, सवाल का कंसेप्ट ये था। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला फाइंड how much gas will dissolve, how much mole of the gas will dissolve in 10 mole of water। वो उसका सोल्यूशन ये है। इस वाले सवाल का जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका सोल्यूशन अब बनाता हूं। क्या बेटा आप जानते हो कि कैपिटल M बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल टू 1 into 10 की पावर -6। बोलो हाउ, दिस इज मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एंड दैट इज 18 ml। अब आप मेरे से बोलोगे सर ये क्या आप कर रहे हो, 18 ml थोड़ी ना, 18 ग्राम है वाटर, और आप बोल रहे हो 18 ml है सोल्यूशन, ये तो महापाप कर रहे हो आप। 18 ml 18 ग्राम पानी है सर, एक मोल पानी मतलब 18 ग्राम पानी, वो सॉल्वेंट है, वो सोल्यूशन नहीं है सर। और उसकी ग्राम है 18 ग्राम, आप 18 ml लिख रहे हो, मैं कुछ पाप नहीं कर रहा हूं। तू खुद सोच, N2 का वैल्यू, N2 की मात्रा नेग्लिजिबल है कि नहीं है? तो जो भी वेट सॉल्यूट का है क्या वही जो भी वेट सॉल्वेंट का है क्या वही सोल्यूशन का है? खाना बोलना पड़ेगा यार। जो भी वेट सॉल्वेंट का है क्या वही सोल्यूशन का है? और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए 18 ml बराबर 18 ग्राम, और 18 ग्राम बराबर 18 ml हो जाएगा। मैंने नीचे 18 लिखा है, कोई गलती नहीं की है। क्या सबको बात समझ में आ गई? क्या सबको मोलैरिटी आ गई समझ में? ये होगा सवाल। तो ये हुआ बेटा हेनरी नियम। मेडिकल से लेके आईआईटी में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इतने कंसेप्ट में सॉल्व हो जाएगा। बस आप कंसेप्ट को यदि पकड़ लिए हो तो। अब मैं इसको मिटा देता हूं और आपको आगे की दुनिया दिखाता हूं। 6 मिनट मेरे पास और बचे हुए हैं, इन 6 मिनट में मैं आपको कुछ कंसेप्ट और सिखा देता हूं। ठीक है, जल्दी से इसको आप, ये कौन सा चीज हुई, ये हुआ मोल फ्रैक्शन वाला पोर्शन खत्म कर दिया मैंने आपके लिए। अब बचा मेरे पास में एक चीज और, दैट इज कॉल्ड एज, जिसको कि बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, मैं फटाफट आपको कोशिश करता हूं कि 10 मिनट के अंदर वॉल्यूम स्ट्रेंथ खत्म कर दूं। ठीक है बेटा, एक्चुअली मैं कर देता खत्म, लेकिन ये मेरा बोर्ड मिटाने में मेरे को 1-2 मिनट मेरा खराब हो जाता है, और मजबूरी ये है कि यदि इसको ऐसे नहीं मिटाऊंगा तो पहली बात साफ दिखाई नहीं देगा, और दूसरी बात ये जो चौक है ये नाक में और सर में सब दूर घुसना चालू हो जाती है। चलो बेटा, अब आता है एक शब्द जिसका मतलब होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ? वॉल्यूम स्ट्रेंथ
होता है कि यदि मान लो आपके पास 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन है और वो डिकम्पोज हुआ, क्या आपके पास 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन है और वो डिकम्पोज हुआ, सोल्यूशन है भाई, प्योर नहीं है, वो डिकम्पोज हुआ H2O प्लस O2 में, तो एट एसटीपी वो कितना वॉल्यूम O2 का इवॉल्व करता है उसे बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन एसटीपी पर कितना वॉल्यूम O2 का इवॉल्व करता है उसे बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बोलो हो, 1 लीटर H2O2 का सोल्यूशन एसटीपी पर जो वॉल्यूम इवॉल्व करता है O2 का उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मान लो वॉल्यूम इवॉल्व इतना किया गया, कोई भी वॉल्यूम इवॉल्व किया गया, ठीक है बेटा, V वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व बाय 1 लीटर H2O2 solution at STP बराबर वॉल्यूम स्ट्रेंथ, बराबर वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है बेटा। अच्छा, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 पता लगा सकते हैं एसटीपी पर? दैट विल बी वॉल्यूम इवॉल्व डिवाइडेड बाय 22.41। बोलो बेटा 22.41 वॉल्यूम ऑफ गैस पता है ना बच्चे, पता है ना बच्चे, तो V बाई 22.41 हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, बात समझ में आ गई। अच्छा, बाई स्टोशियोमेट्री, बाई स्टोआइचायोमेट्री मेरे को पता है यदि इसका, सॉरी ये बैलेंस नहीं था, हाफ, यदि इसका हाफ मोल तो इसका 1 मोल, मतलब इसके दुगने मोल, तो इसके मोल कितने होंगे, मोल ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू V by 22.41 into 2, so that is equals to V by 11.2। बच्चों आना बोलना पड़ेगा यार, जहां पे V is volume strength which is volume of O2 evolved at STP by 1 liter of H2O2 solution, तो क्या मैं M of H2O2 निकाल सकता हूँ बेटा, that will be equal to volume divided by 1.2 into 1 by V in liter, और दुनिया जानती है V in लीटर क्या है, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, सो V by 11.2 is equals to capital M। सो मोलैरिटी बराबर वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। अब चूंकि यहाँ पर जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो 2 होता है, उसको समझाने का टाइम नहीं है, नहीं तो उसके डिटेल में भी चला जाता। तो नॉर्मेलिटी नानी बराबर होता है मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर, नानी मम्मी से बड़ी होती है, तो नानी बराबर मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मम्मी की वैल्यू कितनी आई 5 by 11.2 आई, वैलेंसी फैक्टर 2 है, सो दैट विल कम आउट टू बी वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6 इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी। क्या सबको बात क्लियर है बेटा? और दुनिया जानती है कि नॉर्मेलिटी बराबर W by V इंटू 1 by W by E इंटू 1 by V होता है, वेयर वॉल्यूम इज इन लीटर्स। यदि V को इधर ले जाया जाए तो W by E क्या, अच्छा सॉरी, यदि E को इधर ले जाओ तो W by V हो जाएगा, जिसे अपन टर्म देते हैं स्ट्रेंथ। सो W by V को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ बराबर होता है Ne। सो Ne बराबर क्या हो गया स्ट्रेंथ, और N क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6 इंटू E, और इक्विवेलेंट वेट जो होता है H2O2 का वो होता है 17। सो V by 5.6 into 17 is equals to W by V which is strength। करेक्ट है बेटा? 4 फॉर्मूले होते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ में। क्या नॉर्मेलिटी तक सबको समझ में आया था? नॉर्मेलिटी तक सबको समझ में आ गया था? मोलैरिटी समझ में आ गई थी? नॉर्मेलिटी समझ में आ गई थी? तो स्ट्रेंथ भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि W by V is equals to स्ट्रेंथ होता है बेटा। बस ये फॉर्मूले में इधर उधर किया है चीजों को और यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है बेटा? अब 4 फॉर्मूले आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ में याद रखने। कंसेप्ट क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, जल्दी सुनो। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व करता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मैं इसके बहुत डिटेल में जा सकता हूँ, मैं आपको बताऊं, आप लोग कहेंगे तो मैं इसको मिटा दूंगा, है ना बेटा? और 4 फॉर्मूले आपके लिख दूंगा, 2 सवाल करवा दूंगा, आपका खेल खत्म हो जाएगा इस पोर्शन का। कहो तो मिटा दूं, आना बोलना पड़ेगा यार, कहो तो मिटा दूं। 4 फॉर्मूले लिखता हूं झटाफट फटाफट। चल भाई, जो 4 फॉर्मूले हैं इस एरिया में, वो फॉर्मूले क्या हैं एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है?
वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन ने एसटीपी पर कितना वॉल्यूम O2 का इवॉल्व किया, उसको कहते हैं हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्लियर बेटा? उसको हम कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्लियर बच्चों? सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? चलो भाई, देखो 4 फॉर्मूले क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ के, जल्दी से देख लो। 4 फॉर्मूले हैं। मोलैरिटी बराबर वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2, नॉर्मेलिटी बराबर वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6, W बाई V बराबर स्ट्रेंथ बराबर W बाई V बाई 5.6 इंटू 17, और एक और नया टर्म है W बाई V परसेंटेज, दैट विल बी V बाई 5.6 इंटू 17/10। ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटा? किसी ने बोला 1 लीटर या 500 ml H2O2 सॉल्यूशन है जिसने कि STP पर 200 ml O2 इवॉल्व किया, बताओ वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी? तो क्या दुनिया बता सकती है? 500 ml ने 200 किया, 500 ml ने 200 किया, तो 1000 ml कितना करेगा बेटा? खाना बोलना पड़ेगा। 1000 ml 400 करेगा, तो क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपकी 0.4 आ जाएगी बेटा इन टर्म्स ऑफ लीटर। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन कितने लीटर O2 को इवॉल्व करता है, वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है। बोलो हो। तो 500 ml ने इतना इवॉल्व किया, तो 1000 ml कितना इवॉल्व करेगा? 200 करेगा। तो कितना करेगा? 400 करेगा। करेक्ट है? 400 मतलब 0.4। ठीक, तो बोलेगा बताओ इसकी मोलैरिटी बता दो। पहली बात इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बता दो, तो दुनिया ने फटाफट बता दी 0.4 लीटर। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। और दुनिया ने बोला कि ये भी बताओ किसकी मोलैरिटी क्या है, तो फटाक दी से क्या बोल देगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना था? 0.4 डिवाइडेड बाई 11.2, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। उसने बोला भैया नॉर्मेलिटी बताओ, तो दुनिया क्या बोलेगी? 0.4 बाई 5.6। उसने बोला स्ट्रेंथ बताओ, तो दुनिया क्या बोलेगी? W बाई V बराबर 0.4 अपॉन 5.6 इंटू 17। दुनिया ने बोला W बाई V परसेंटेज बता दो, तो क्या हम बोल सकते हैं 0.4 बाई 5.6 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 10? बोलो हो। क्लियर है बेटा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया। जितना नीट वहां में आना है उसके आसपास का मैंने आपको सब रिवाइज करवा दिया है। आज का 1 घंटा खत्म हुआ, कल 1 घंटे के अंदर मैं चैप्टर पूरा खत्म कर दूंगा। आज की सेवा समाप्त होती है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ाई खूब सारी करते रहें और सिलेक्शन दे। बाय बच्चों। स्क्रीनशॉट आप ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके बेटा, बाय बाय।